गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम विश्व की बहुत ही ऐतिहासिक सभ्यता, भारत की सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता जैसे नामों से जाना गया। साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय जीवन की लगभग सभी विशेषताओं से युक्त पहली कांस्य युगीन शहरी सभ्यता के रूप में सुविज्ञेय सिंधु सभ्यता अपने आप में बहुत ही अद्भुत तथा भारतीय गौरव को का विश्व में परचम लहराने वाली सभ्यता थी। साथियों, सिंधु सभ्यता से पूर्व भारतीय इतिहास में ये मान्यता थी कि भारत का सबसे प्राचीन इतिहास आर्य समाज वाला वैदिक सभ्यता थी, वैदिक संस्कृति थी। लेकिन जैसे ही हम सिंधु सभ्यता का इतिहास जब हमने खोजा, जब हमने जाना, तो हमें पता चला कि आर्यों से पहले यानी वैदिक समाज से पहले भारत में बहुत ही गौरवपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता विद्यमान थी, विराजमान थी, जिसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। साथियों, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसकी सर्वप्रथम खोज का जो श्रेय था वो ब्रिटिश मूल के पादरी चार्ल्स मेसन को जाता है, जिन्होंने 1826 में भारत में घुमंतू जीवन के समय इस सभ्यता के टीलों को सर्वप्रथम खोजा। और फिर साथियों, 1856 में जब लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तो उस रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, जो दो इंजीनियर बंधु थे, उनके द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज का उल्लेख हमें मिलता है। साथियों, चूंकि रेल की पटरियों में बिछाने के लिए वो छोटी गिट्टियां जो पत्थर की बनी होती थी सामान्यतः वो चाहिए थी, और उसी खोज में जब हड़प्पा स्थल को विलियम और जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने देखा, तो उनको ये ज्ञात हुआ कि बहुत ही ऐतिहासिक सभ्यता इस टीले में दबी हुई है, छिपी हुई है। और फिर साथियों, एक दौड़ होती है, एक शुरुआत होती है पुरातत्व की, और इस क्रम में तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1861 में प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और यही अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथियों, 1902 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल की अध्यक्षता में या उनके निर्देशन में फिर एक नवीन महानिदेशक पद पर नियुक्ति होती है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में। और साथियों, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी हमें मिलती है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। और यदि हम सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की बात करें साथियों, तो भारत के लगभग 6 से 7 हमें स्टेट्स में ये मिलती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। इसी के साथ इस सभ्यता के हमें पुरावशेष या स्थल हमारे भौगोलिक सीमावर्ती देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी प्राप्त होते हैं साथियों। और यदि भौगोलिक विस्तार की हम और चर्चा करें तो ये लगभग 2800 स्थलों की अब तक खोज हो चुकी है, और जिसमें हम अगर क्षेत्रफल की बात करें सभ्यता की, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इस सभ्यता का विस्तार वाला क्षेत्र है। साथियों, अगर इस सभ्यता के स्थलों के सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो इसके घनत्वों में हमें घग्गर हकरा नदी क्षेत्र यानी जो सरस्वती प्राचीन नदी थी उसके आसपास के क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। साथियों, अफगानिस्तान से जो महत्वपूर्ण स्थल इसके प्राप्त हुए उनमें मुंडी गाक और शोरतुघई
नामक महत्वपूर्ण स्थल हैं। और इन स्थलों में जो शोरतुघई स्थल है वहाँ नहर द्वारा सिंचाई का हमें साक्ष्य मिलता है। इसी भौगोलिक विस्तार में यदि हम और चर्चा करें साथियों, तो फिर इनका जो सबसे उत्तर का जो क्षेत्र माना गया वो है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे साथियों का स्थल है। दक्षिण की यदि बात करें तो दैमाबाद, जो गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में स्थित क्षेत्र है साथियों, स्थल है। तो सबसे उत्तर का स्थल मांडा, सबसे दक्षिण का स्थल दैमाबाद, सबसे पूर्व का स्थल अगर कोई था तो वो आलमगीरपुर था, जो हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित था साथियों। और सबसे पश्चिम का स्थल कोई था या है तो वो सुतका गेंडोर, जो दाश्त नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और इस स्थल की विशेषता है कि नींव रहित चट्टान पर निर्मित कोई दुर्ग था, तो वो सुतका गेंडोर में हमें प्राप्त होता है साथियों। एक सेटबैक मान लीजिए, एक दुर्भाग्य मान लीजिए, जो एकीकृत भारत था जब उसका विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इसके बहुत सारे खुदे हुए स्थल पाकिस्तान में चले गए साथियों। और जो शेष बचे स्थल थे उस समय मात्र 2 खुदे हुए स्थल हमारे यहाँ प्राप्त यानी शेष बचे थे। उनमें एक रोपड़, जो सतलज नदी के किनारे पंजाब में था। और साथियों रोपड़ जो आज पंजाब का एक जिला भी है साथियों, और हमने ये भी पढ़ा है कि इसकी ऐतिहासिकता के कारण ही भारत सरकार द्वारा IIT पंजाब को रोपड़ में ही खोला गया साथियों। रोपड़ में स्वामी के साथ कुत्ते के शवाधान का हमें साक्ष्य मिलता है, जो हमने बुर्ज होम में भी पढ़ा था नवपाषाण स्थल के रूप में। यहाँ सैंधव सभ्यता के स्थलों के रूप में स्वामी के साथ कुत्ते के शवाधान का साक्ष्य मिला। रंगपुर की यदि बात की जाए तो ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है साथियों। और जो गुजरात के एक अन्य स्थल था लोथल, उसकी भांति रंगपुर से भी हमें चावल एवं बाजरा की भूसी का साक्ष्य मिलता है। यानी साथियों विभाजन के बाद खुदे हुए स्थलों में जो भारत में शेष रहे स्थल थे, उनमें एक हमें रोपड़ मिलता है, दूसरा हमें गुजरात का रंगपुर मिलता है। और लोथल की भांति रंगपुर से हमें चावल और बाजरे की भूसी का साक्ष्य मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है साथियों। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस देश में यदि चावल उत्पादन का कोई पहला साक्ष्य मिला तो वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ साथियों। हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य अधिवास क्षेत्र रहा, जो भारत में इसका मुख्य विस्तार रहा, वो सप्त सैंधव प्रदेश में रहा। ये हमें बिल्कुल पिन पॉइंट रखना है, ये हमें याद रखना है। सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों वाला जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। और यदि सभ्यता की कुछ हम सामान्य विशेषताओं की चर्चा करें साथियों, तो सामान्य विशेषताओं में एक तो ये अपेक्षाकृत एक शांति प्रिय समाज था, ऐसा हमें इनके पुरावशेषों, इनकी पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ये हमें यानी इसकी परिकल्पना हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का इस सभ्यता में हमें साक्ष्य नहीं मिला। ये IAS में भी सवाल पूछा हुआ है और इससे ये पता चलता है कि अपेक्षाकृत एक शांति प्रिय समाज ही रहा होगा साथियों। विश्व की प्रथम मात्र सत्तात्मक सभ्यता का इसे श्रेय दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें महिलाओं से संबंधित सर्वाधिक मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं साथियों। ये सामान्य कद काठी के अपेक्षाकृत जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, ऐसे लोग थे ये, तो इनके लिए कह सकते हैं कि सामान्य कद काठी के लोग थे। जबकि इनके तत्पश्चात जो भारत में हमें अधिवास मिले आर्य समाज के, आर्यों के, वो अपेक्षाकृत लंबे चौड़े कंधे वाले और बिग साइज के लोग थे साथियों, बड़े साइज के, बड़े कद काठी के लोग थे। सैंधव सभ्यता में प्राय छोटे कद काठी वाले 4 नस्लों का हमें साक्ष्य मिला है। यानी एंथ्रोपोलॉजिकल जब रिसर्च हुआ साथियों, तो यहाँ 4 नस्लों का हमें साक्ष्य मिला। एक मेडिटेरेनियन, जिन्हें हम भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग बोलते हैं, ये सर्वाधिक मात्रा में हमें सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुए। दूसरे साथियों ऑस्ट्रेलाइड, ये इनकी पहली जाति जो सैंधव सभ्यता में आई थी, जो हमें प्राप्त होती थी, वो ऑस्ट्रेलाइड थे।
अल्पाइन ये मध्य गंगेटिक रीजन में और लोअर गंगेटिक रीजन में हमें प्राप्त होते हैं, और मंगोलाइड ये उप हिमालय क्षेत्र में हमें मिले। तो साथियों, सिंधु सभ्यता में हमें 4 नस्लों के लोग मिले हैं, जिनमें सर्वाधिक भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग थे। और अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में हमें मिलता क्या नहीं है, तो वो भी हमें याद रखना है साथियों। चूंकि ये एक, जिनको हम बोल सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रोंज एज की सभ्यता थी, इसलिए अभी तक लोहे का साक्ष्य हमें नहीं मिलता, लोहे का प्रयोग मानव नहीं कर पाया था, इसलिए हमें लोहे के किसी भी टूल्स का साक्ष्य नहीं मिलता। साथियों, यहाँ मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शेर का साक्ष्य हमें यहाँ नहीं मिलता, अस्त्र शस्त्र हमें नहीं मिलते, यहाँ गन्ना हमें यहाँ नहीं मिलता, घोड़ा हमें यहाँ नहीं मिलता। यद्यपि साथियों, हमसे कोई ये पूछ सकता है कि घोड़ा यहाँ नहीं मिला, लेकिन कुछ घोड़े के अपवाद जो कालांतर में हमें उन क्षेत्रों से मिले, यानी समकालीन समय में घोड़ा नहीं था, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों से कालांतर में घोड़े के कुछ अपवाद मिले। और इस तरह का यदि कोई सवाल आपसे पूछे तो घोड़े के अपवाद जो मिले हमें, वो एक तो मोहनजोदड़ो से साथियों, मोहनजोदड़ो से हमें घोड़े के दांत का साक्ष्य मिला है। और यदि लोथल की बात करें जो गुजरात से हमें मिला है, वह घोड़े की मिट्टी से बनी मूर्ति का साक्ष्य मिला है, मृण मूर्ति का साक्ष्य मिला है लोथल से। इसी प्रकार साथियों, सुरकोटड़ा गुजरात से हमें घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। राना घुंडई एक स्थल साथियों हमें मिला है बलूचिस्तान से, वहां घोड़े का जबड़ा हमें प्राप्त होता है साथियों। और एक विशेष बात इस सभ्यता की कि यहाँ कुबड़दार जो बेल होते थे, उनका संभवतः धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व था, लेकिन और उनकी संख्या भी हमें बड़ी मात्रा में मिली है, उनकी मूर्तियां भी हमें बड़ी मात्रा में मिली हैं, लेकिन हमें गाय की मूर्तियों का साक्ष्य नहीं मिलता। इसका अर्थ ये नहीं गाय का इस समय प्रचलन नहीं था या गाय कोई वर्तमान नहीं थी, अर्थ यह है कि यहाँ कुबड़दार बैलों का ज्यादा महत्व था, इसलिए उनकी मूर्ति मिलती है, गाय की मूर्तियां नहीं मिलती। तो सवाल यदि वो पूछ ले कि साक्ष्य किसका नहीं था, तो घोड़ा ही आंसर आएगा साथियों। अब साथियों, एक और इनकी विशेषताओं की बात करें तो लगभग प्रत्येक स्थल से हमें 2 टीले मिले। एक पूर्वी टीला हमें जो नगर या बस्ती टीले के रूप में जो हमें प्रचलन में रहा, तो पूर्वी टीला इनकी नगर या बस्ती टीला था, पश्चिमी टीला इनका दुर्ग टीला था। एक ऐसा स्थल भी हमें मिला है जहां पर हमें एक ही टीला मिला है, वो है चन्हूदड़ो, यानी यहाँ दुर्ग टीला नहीं मिलता। और साथियों, और हमें याद रखना है कि यदि लोथल को छोड़ दिया जाए तो प्राय सभी सैंधव शहरों नगरों में भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। चूंकि हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए संभवतः ऐसा सुरक्षा के कारण ये लोग अपने दरवाजों को गली की ओर खोलते होंगे, क्योंकि गलियों में एक साथ शत्रु पक्ष बड़ी संख्या में अटैक नहीं कर सकते थे। और चूंकि यदि वो बड़ी संख्या में प्रवेश का प्रयास भी करते होंगे तो डिफेंस में ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा मजबूती फील करते होंगे सैंधव सभ्यता के लोग। और प्राय सभी सैंधव स्थलों से जो ईंटों के आकार मिले साथियों, वो 4:2:1 में मिले। और एक और अच्छी बात, एक और इनकी विशेष बात जो इनके बहुत ही उच्चतम मानदंडों का प्रतीक था शहरीकरण का, कि प्राय सभी सैंधव स्थलों से हमें स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है और सामूहिक कुओं के निर्माण का साक्ष्य मिला है। साथियों, यदि इस सभ्यता की कुछ समकालीन सभ्यताओं की बात करें तो उनमें मिस्र की सभ्यता थी, यानी नील नदी की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, हांगो नदी, पीली नदी के किनारे चीन की सभ्यता साथियों हमें मिलती है यहाँ इस समय की। और एक मेसोपोटामिया, दजला फरात जो क्षेत्र था इराक, विशेषतः इराक और ईरान में साथियों, वहाँ जो मेसोपोटामियन जो सभ्यता थी, जिसका एक महत्वपूर्ण शहर सुमेरिया भी था, तो हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता भी यहाँ मिलती है। और एक खास बात साथियों, मेसोपोटामिया ही वो सभ्यता थी जिसके साथ इसके व्यापार वाणिज्य का हमें साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है साथियों? उसके साथ व्यापार वाणिज्य का भी साक्ष्य मिलता है। मेसोपोटामिया ही वो
साथियों वो सभ्यता स्थल था जहां हमें बेबीलोनिया शहर भी मिला, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु साथियों बेबीलोनिया में ही होना साक्ष्य माना गया। और इतना महत्वपूर्ण स्थल था बेबीलोनिया, जहां हमने कभी विश्व के प्राचीनतम जो 7 आश्चर्य थे उसमें बेबीलोनिया का झूलता बाग भी हमने पढ़ा। और 2019 में यूनेस्को ने बेबीलोनिया को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण साथियों एक हमें फैक्ट मिलता है। यदि हम इस मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापार वाणिज्य के संबंधों की बात करें तो इस समय मेसोपोटामिया के शासक सारगोन का 2334 ईसा पूर्व का हमें एक अभिलेख मिलता है, और उस अभिलेख में भारत के लिए मेलुहा शब्द का उल्लेख हमें मिला, और जिसके साथ व्यापार का उल्लेख उस अभिलेख में हुआ है। और मेलुहा के लोगों हेतु नाविकों के देश तथा मोर प्रदेश जिसके लिए हाजा शब्द का उल्लेख किया गया है, और इस रूप में साथियों ये मान्यता है कि दुनिया में मोर का पहला साक्ष्य मेलुहा अर्थात भारत में मिलता है। और इसीलिए शायद हमको इसके प्राचीनतम इस तरह के महत्व होने के कारण हमने इसको अपना राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया। मेलुहा तक पहुंचने हेतु साथियों 2 शहरों का उल्लेख हुआ है इस सारगोन अभिलेख में, जिसमें एक दिलमुन जिसे हाथियों अथवा उगते सूर्य का देश कहा गया, और ये साथियों जो एक द्वीप है, अगर हम कहें कि खाड़ी में एक द्वीप जिसको बहरीन नाम दिया गया, तो बहरीन के लिए दिलमुन, और साथियों माकन ओमान के लिए जिसकी राजधानी मस्कट हम पढ़ते हैं नामक 2 व्यापारिक शहरों का हमें उल्लेख मिलता है। यानी भारत से जोड़ने के लिए बहरीन और ओमान का दिलमुन व माकन नाम से उल्लेख मिलता है इस सारगोन अभिलेख में। साथियों इस सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो 3 स्तरीय सभ्यता यानी 3 चरणों वाली सभ्यता के रूप में ये सभ्यता हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई, और इसके लिए कहा गया कि एक प्री हड़प्पन फेज, एक मैच्योर हड़प्पन फेज और एक लेटर हड़प्पन फेज जब इसका पतन हो रहा था। और यदि तीनों फेजों की बात करें साथियों तो फिर हम उनमें कालीबंगा को गिन सकते हैं, चन्हूदड़ो को गिन सकते हैं, बनावली हरियाणा में जो स्थित है उसको गिन सकते हैं, धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है उसको गिन सकते हैं, कोट तीजी जो साथियों सिंध प्रदेश में उसको गिन सकते हैं। और यदि इस सभ्यता के उदय की बात करें साथियों तो अमरी जैसे हमें प्री हड़प्पन फेज के स्थल भी मिलते हैं सिंध प्रदेश पाकिस्तान में साथियों। यदि इस सभ्यता के कुछ समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों या शहरों की बात करें तो हमें एक तो बालाकोट पाकिस्तान से प्राप्त हुआ और एक नागेश्वर गुजरात से प्राप्त हुआ, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी हमारे लिए सूचना है साथियों। चूंकि इस सभ्यता में जो हमें लिपि प्राप्त हुई उसको हम आज तक भी यानी हम उसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाए, इसलिए इस सभ्यता में जो भी हमें पुरातात्विक सामग्री मिली, पुरावशेष मिला, उसी के आधार पर मैक्सिमम साइंटिफिक तरीके से परिकल्पना द्वारा समझने का प्रयास किया जाता रहा है आज तक। और साथियों एक खास बात यह भी रही, चूंकि इसका लंबा समय गुजर गया, बीत गया, इसलिए चूंकि ये सभ्यता के ज्यादातर स्थल हमें नदी घाटी क्षेत्रों में या नदियों के आसपास के क्षेत्र में मिले, इसलिए इनकी अधिकांश सामग्री सीलन के कारण नष्ट प्राय भी होने लग गई या हो गई लगभग। तो बहुत ही हमें कम सामग्री मिलने के बावजूद बहुत हमारे जो पुरातत्वविद हैं और जो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, अपने हार्डवर्क के बल पर बहुत कुछ इस सभ्यता के बारे में आज तक बताने का प्रयास किया है। और पिछले दिनों नासा का ये रिसर्च था कि ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी, और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है साथियों। चूंकि साथियों अगर इसके काल निर्धारण की बात करें तो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है साथियों, सी कार्बन जिसको हम बोलते हैं, उसके आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान धर्मपाल यानी डीपी अग्रवाल द्वारा 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच इसका बहुत ही मैच्योर फेज उन्होंने बताया है।
यदि जॉन मार्शल की बात करें, जिन्होंने की सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी नाम दिया, उन्होंने 3200 से 2750 ईसा पूर्व इसका समय माना है। मार्टिमर व्हीलर की यदि बात करें तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व उन्होंने माना है। और साथियों, भारतीय मूल के माधव स्वरूप वत्स द्वारा इसका समय 3500 से 2700 ईसा पूर्व माना है। यानी इसके काल निर्धारण हेतु विद्वानों में यद्यपि बहुत विवाद है, लेकिन फिर भी ये मान्यता है कि दुनिया का पहला गौरवपूर्ण यानी एक शहरी केंद्र था, शहरी सभ्यता का एक पूरा एक ये कह सकते हैं साथियों कि हमें पुरावशेष इसके मिले। यदि हम यहाँ कुछ और इसके समाज, इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार खाता संभवतः है, और किसी पशुपालन, शिल्प और व्यापार का हमें बहुत ही समृद्ध प्रचलन इस समय मिलता है। वस्त्र उपयोग के प्रमाण हमें मिले साथियों। यहाँ माप तोल हेतु मापन और बाटों का उल्लेख भी मिला है। धातु की मूर्ति जो बहुत ही उत्कृष्ट शिल्प से निर्मित थी, तो इससे यह भी पता चलता है साथियों कि यहाँ हमें शिल्प कला का भी यानी सौंदर्य का भी बहुत अद्भुत प्रचलन रहा होगा। चन्हूदड़ों से साथियों में इक्का गाड़ी मिली है। कांसे की बेल गाड़ी हमें चन्हूदड़ों से ही मिली है। कांसे का रथ हमें दैमाबाद से मिला है। शतरंज का पहला साक्ष्य साथियों हमें इसी सभ्यता से मिला है। और स्त्री के पेट से पौधा निकलने का साक्ष्य हमें मिला है, संभवतः उर्वरता, फर्टिलिटी की देवी ये रही होगी। अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य यहाँ से मिला है हमें। स्वास्तिक चिन्ह का हमें यहाँ से साक्ष्य मिला है। यानी साथियों, इस सभ्यता की जो विशेषताएं थी उनका बहुत बड़ा विस्तार था। फिर अगर इसको और अगर हम आगे अध्ययन करें तो इसके कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में यानी सैंधव नगरों के बारे में, जो महत्वपूर्ण नगर है उनके बारे में चर्चा करें तो पहला जो हम नगर अध्ययन कर रहे हैं वो है हड़प्पा। साथियों, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सैंधव सभ्यता का यदि कोई पहला कोई शहर जिसका उत्खनन किया गया वो हड़प्पा ही था। ये रावी नदी के किनारे जिला शाहीवाल, पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन 1921 में यानी बहुत ही भारतीय मूल के बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद और जॉन मार्शल के सहयोगी दयाराम साहनी द्वारा किया गया। ये वही स्थल है जिसके लिए संभवतः ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द का उल्लेख मिलता है। साथियों, यदि इनके दो टीले वाले स्थलों की बात करें तो उन्हें माउंड ए और माउंड बी की संज्ञा दी गई है। ये दोनों ही एक दूसरे के समानांतर है साथियों। और यहाँ अगर हम बात करें तो एक दूसरे के समानांतर हमें 6 अन्न भंडारों का साक्ष्य मिला है, जिनको अन्नागार बोलते हैं हम। R37 नाम से साथियों यहाँ कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमें पेट से पौधा निकलते हुए मिट्टी से निर्मित एक महिला की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। ये भी हमें याद रखना है। तांबा से निर्मित हमें यहाँ दर्पण यानी मिरर का साक्ष्य मिला है। और इससे ज्ञात होता है कि जरूर ये लोग स्वयं को सहज रखने, सौंदर्य के साथ जीने और जिसको हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं साथियों, उसमें बिलीव करने वाले लोग रहे होंगे।